नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जया कावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीकॉम 6 सेमेस्टर C&D सेक्शन के लिए। तो जैसे हमने यूनिट नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट किया है रेशोज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक उसी तरह से हम आज सेकंड पार्ट अपना शुरू करने जा रहे हैं, वो है रेशोज रिलेटेड टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से रिलेटेड जो भी रेशोज होंगे वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं या वो कौन से रेशोज है, उनके वो रेशोज कैलकुलेट करने की क्या फॉर्मूलाज है, वो हम यहाँ पे आज जानेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट बैलेंस शीट के रेशो में से सबसे फर्स्ट हमारा रेशो है करंट रेशो। ओके, तो करंट रेशो है जो है जिसे हम करंट रेशो जो है वो करंट रेशो इज इक्वल टू करंट रेशो का हमारा फॉर्मूला रहेगा करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ओके, तो करंट असेट्स मतलब करंट असेट्स करंट लायबिलिटी की तुलना में हमारी करंट असेट्स कितनी है, जो कि करंट असेट्स से हम अपनी लायबिलिटी का प्रपोर्शन जो है वो जान सके। तो इसलिए करंट रेशो का यूज किया जाता है, करंट रेशो कैलकुलेट किया जाता है। करंट रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट असेट्स क्या है, करंट असेट्स में कौन कौन सी असेट्स आएगी, तो ऐसी असेट्स जो 1 ईयर में विद इन 1 ईयर हम उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी असेट्स जिसे हम जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम। ये सारी असेट जो है वो है करंट असेट्स। करंट असेट्स जब हम लेंगे तब इन जो भी असेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, इन असेट्स में से उनकी हम टोटल करेंगे। ओके, देन है करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज क्या है, तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, अनक्लेम्ड डिविडेंड, इंस्टॉलमेंट पेएबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये जो सारी लायबिलिटीज है वो है करंट लायबिलिटीज। ओके, करंट लायबिलिटीज जिसका पेमेंट हमें विद इन 1 ईयर में करना है, ऐसी लायबिलिटीज उसे हम कहेंगे करंट लायबिलिटीज। तो करंट रेशो कैलकुलेट करते वक्त हमें लेना है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और जो करंट रेशो, जो स्टैंडर्ड करंट रेशो होता है वो होता है 2:1। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड रेशो क्या है, तो वो होता है 2:1। मीन्स करंट लायबिलिटीज की तुलना में हमारी जो करंट असेट्स है वो 2 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे करंट रेशो 2:1। तो ऐसे करंट रेशो हमें लेना है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्लियर? देन नेक्स्ट रेशो है क्विक रेशो। ओके, उसे ही हम कहते हैं एसिड टेस्ट रेशो, या उसी का तीसरा नाम है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो, क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। ओके, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये है लिक्विड रेशो। इसमें इट मीन्स तरलता जिसमें होती है उसे हम कहते हैं लिक्विड रेशो। तो जो भी असेट्स है, ऐसी असेट्स की जो इजीली और फास्टली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इजीली और फास्टली हम जिसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे कहेंगे हम लिक्विड रेशो। तो लिक्विड रेशो का फॉर्मूला है हमारे पास लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटीज। अब आप कहेंगे कि करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज, ये ठीक है, हमने सुना है, लेकिन ये लिक्विड असेट क्या होती है, ये लिक्विड लायबिलिटीज क्या होती है। तो लिक्विड असेट्स मीन्स ऐसी असेट्स जो हम इजीली हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें से करंट असेट्स में से ही हमें लिक्विड असेट्स कैलकुलेट करनी है। सिर्फ स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस छोड़ के सारी असेट जो है वो क्विक असेट्स है, लिक्विड असेट्स है। तो जब क्विक असेट्स या लिक्विड असेट्स का कैलकुलेशन हमें करना है तो वो होती है करंट असेट्स माइनस स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, देन है क्विक और लिक्विड लायबिलिटीज। क्विक और लिक्विड लायबिलिटीज कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो क्विक लायबिलिटी में भी वैसे ही है। तो वो क्विक लायबिलिटीज कैसे होगी, करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके,
क्विक लायबिलिटी और लिक्विड लायबिलिटी हमें कैसे मिलेगी, करंट लायबिलिटीज में से। जो करंट लायबिलिटीज हमने करंट रेशो के लिए कैलकुलेट की है उसमें से अगर हम बैंक ओवरड्राफ्ट को लेस कर देते हैं तो हमें क्विक लायबिलिटी मिल जाएगी। ओके, इसके फॉर्मूलाज भी आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आ सकते हैं या इसके छोटे प्रॉब्लम्स भी आपको आ सकते हैं। ओके, तो ये हुआ करंट और क्विक रेशो। ओके, जितना जैसे करंट रेशो मैंने आपको कहा, तो करंट रेशो जितना ज्यादा होगा उतनी जो हमारी लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी ज्यादा रहेगी। देन है फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशो। ओके, आपके सिलेबस में जितने भी रेशो है वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशो, तो जब भी टर्नओवर की बात आती है तो उसका जो आंसर है टाइम्स में रहता है, ये बात एक आपको ध्यान में आ गई होंगी। दूसरी बात, जब ये करंट रेशो और क्विक रेशो है ये इस टू में रहेंगे। ओके, और जो क्विक रेशो का जो स्टैंडर्ड रेशो है वो है 1:1। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो है 1:1। ओके, जितनी हमारी क्विक असेट्स है उतनी ही हमारी क्विक लायबिलिटी रहनी चाहिए। अब जो टर्नओवर की बात हमने की थी, तो टर्नओवर क्या होता है, ये जो इसका जो आंसर होता है वो टाइम्स में रहता है, पहली बात। ओके, दूसरी बात टर्नओवर जो है वो नेट सेल्स पे रहता है। तो यहाँ पे फिक्स असेट्स टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास नेट असेट्स, या फिर अगर नेट सेल्स अगर हमारे पास नहीं है तो हम ले सकते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड असेट्स। ओके, नेट फिक्स्ड असेट्स। अब ये नेट फिक्स्ड असेट्स क्या है, तो टोटल फिक्स्ड असेट्स माइनस डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स। नेट फिक्स्ड असेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल फिक्स्ड असेट्स लेस डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स। तो हमें फिक्स्ड असेट्स मिल जाएगी, नेट फिक्स्ड असेट्स मिल जाएगी। फिर ये फॉर्मूला में डाल के नेट सेल्स डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड असेट्स, जो भी आंसर आएगा वो टाइम्स में रहेगा। क्लियर? थर्ड रेशो हो गया। अब देखते हैं फोर्थ रेशो। फोर्थ रेशो है हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशो। डेब्ट टू इक्विटी रेशो, जैसे मैंने आपको कहा था कि कंपनी का ओन कैपिटल कितना है और कंपनी का लोन कैपिटल कितना है, इसमें जो हम देखते हैं उसे कहते हैं हम डेब्ट टू इक्विटी रेशो। ओके, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो का क्या फॉर्मूला है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो इज इक्वल टू डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। ओके, अब डेब्ट्स में क्या क्या आएगा, डेब्ट कैपिटल मीन्स लोन कैपिटल डिवाइडेड बाय इक्विटी मीन्स ओनरशिप कैपिटल और ओन कैपिटल। ओके, इसी का दूसरा फॉर्मूला है आउटसाइडर फंड्स मीन्स डेब्ट, आउटसाइडर फंड्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। ओके, इसी का तीसरा एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं एक्सटर्नल इक्विटीज डिवाइडेड बाय इंटरनल इक्विटीज। ओके, तो एक्सटर्नल इक्विटी में क्या आएगा, इंटरनल इक्विटी में क्या आएगा, डेब्ट में क्या आएगा, इक्विटी में क्या आएगा, उसके भी लिए हमारे पास सॉल्यूशन है। तो डेब्ट की अगर हम बात करते हैं तो डेब्ट में जो हमने लोन कैपिटल लिया है, जैसे डिबेंचर्स है, ओके, बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स हुआ, बॉन्ड्स, देन लोन, ओके, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड जो भी है लोन्स, देन उसके बाद करंट लायबिलिटीज वो आएगी किसमें, जो हमारा डेब्ट है, डेब्ट कैपिटल है, और आउटसाइडर फंड्स और एक्सटर्नल इक्विटीज। ओके, अब इंटरनल इक्विटीज और इक्विटीज में क्या आएगा, तो उसमें आएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फंड, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, सरप्लस और रिजर्व। ओके, सरप्लस, रिजर्व, इक्विटी शेयर होल्डर्स का शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का शेयर कैपिटल, ये सारी चीजें किसमें आएगी, इक्विटी में। ओके, और शेयर होल्डर्स फंड में। तो जितना हमारा लोन कैपिटल है उससे हम डिवाइड करेंगे किससे, ओन कैपिटल से। ओके, तो हमें डेब्ट टू इक्विटी रेशो मिल जाएगा कि इक्विटी की तुलना में हमारे पास डेब्ट कितनी है। ओके, और फिर आगे चल के अगर कंपनी को कोई डिसीजन लेना है कि
कितनी डेप्ट लेनी है, नहीं तो फिर डेप्ट ज्यादा हो गई, हमारी इक्विटी कम कम होते जा रही है, हम डेप्ट ज्यादा ले रहे तो वो भी कंपनी के लिए हानिकारक बन सकता है। तो ये रेशो हमें कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है कि हमारी इक्विटी और डेप्ट इनका जो को रिलेशन है वो बना रहे, इनका सह संबंध जो है वो बना रहे, इसके लिए हम डेप्ट टू इक्विटी रेशो कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी आउटसाइडर फंड्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ओके, नेक्स्ट रेशो है डेटर्स टर्नओवर रेशो। ओके, डेटर्स का टर्नओवर किस तरीके से है उसका भी कैलकुलेशन हमें करना है, उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशो। तो डेटर्स टर्नओवर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास डेटर्स टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स। ओके, डेटर्स किस पे, सेल्स पे, क्रेडिट सेल्स वाले जो रहेंगे वो डेटर्स रहेंगे, बराबर है। तो नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। ओके, अब नेट क्रेडिट सेल्स आपको पता है, क्रेडिट सेल्स में से जो सेल्स रिटर्न है वो लेस कर देंगे तो नेट क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा। देन एवरेज डेटर्स चाहिए, तो एवरेज डेटर्स कैसे करेंगे हम, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। ओके, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2 करके हम एवरेज डेटर्स निकालेंगे और इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके डेटर्स टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करेंगे। डेटर्स टर्नओवर रेशो जो है वो डेटर्स की लिक्विडिटी किस तरीके से है वो वो जानने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट किया जाता है। देन हम देखते हैं कि एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो जो हमारा क्रेडिट सेल्स रहेगा वो क्रेडिट सेल्स की जो रिकवरी रहेगी, जो क्रेडिट रिकवरी रहेगी उसका उसकी जो स्पीड है वो स्पीड जानने के लिए हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। मीन्स हमारे जो डेटर्स है जिनको हमने क्रेडिट सेल्स किया है वो कितने मंथ में हमें जो रिटर्न है वो रिटर्न देंगे, हमारा कितने मंथ में कलेक्शन होगा। तो वो एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज। ओके, जितने भी डेज होंगे 365, 364। ओके, तो नंबर ऑफ डेज 366। ओके, नंबर ऑफ डेज और मंथ्स भी हम ले सकते हैं 12 मंथ। ओके, नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ओके, तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि हमारी रिकवरी की स्पीड कितनी है। ओके, ये हुआ डेटर्स टर्नओवर रेशो। क्लियर। देन सेकंड है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। ओके, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, तो क्रेडिटर्स का जो हमारा पेमेंट, जो हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो वो पेमेंट की लिक्विडिटी किस तरीके से है वो जानने के लिए हम क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करते हैं। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। ओके, नेट क्रेडिट परचेस लेंगे, डिवाइडेड करेंगे उसे एवरेज क्रेडिटर्स। ओके, तो नेट क्रेडिट परचेस क्वेश्चन में दिया रहेगा, परचेस माइनस करेंगे हम परचेस रिटर्न, तो हमें नेट क्रेडिट परचेस मिल जाएगा। देन है एवरेज क्रेडिटर्स, तो एवरेज क्रेडिटर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज क्रेडिटर्स इज इक्वल टू ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज क्रेडिटर्स मिल जाएगा। अब क्रेडिटर्स का पेमेंट भी हमें करना है, तो वो पेमेंट की जो स्पीड है वो कैसे रहेगी, तो हमें लेना है यहाँ पे एवरेज पेमेंट पीरियड। तो एवरेज पेमेंट पीरियड किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ डेज ऑब्लिक मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। ओके, डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। तो एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, नंबर ऑफ डेज ऑब्लिक नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। जो हमने क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो यहाँ पे लेंगे। क्लियर। देन उसके बाद है नंबर 7 इक्विटी पर शेयर। ओके, अब इक्विटी पर शेयर मीन्स क्या कि जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पर शेयर
कितना डिविडेंड दिया जाएगा या पर शेयर उनका जो हिस्सा है वो कितना होगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्विटी पर शेयर इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओके, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ओके, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नेट प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड अगर हम लेस करते हैं तो जो भी प्रॉफिट रहेगा वो प्रॉफिट किसके लिए रहेगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचा है उसको अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से अगर डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे हमें पर शेयर उनकी वैल्यू मिल जाएगी कि पर शेयर उनको कितना हिस्सा दिया जाएगा। तो यहाँ पे इक्विटी पर शेयर हमें इजीली कैलकुलेट करते आ सकता है। देन नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशो। वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रोप्राइटरी रेशो क्या होता है। तो प्रोप्राइटरी रेशो में प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स, ओके, प्रोप्राइटर्स फंड या फिर यहाँ पे हम शेयर होल्डर्स फंड भी ले सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, रिजर्व और सरप्लस, ओके। इस तरह से शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स कर देते हैं तो प्रोप्राइटरी रेशो हमें मिल जाएगा। देन नंबर 9 स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशो। स्टॉक टू वर्किंग मीन्स स्टॉक का वर्किंग कैपिटल से कितना रेशो है वो अगर कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशो इज इक्वल टू स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स था तो कैसे किया था, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। अब स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल है तो स्टॉक डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे फॉर्मूला है स्टॉक डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। तो स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशो हमें मिलेगा। देन उसके बाद है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो अलग बात है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो अलग बात है, ओके। तो वर्किंग कैपिटल जैसे हमने फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशो कैलकुलेट किया है सेल्स पे, सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स असेट्स, वैसे ही वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो हमें कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट होगा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू टर्नओवर मींस नेट सेल्स, नेट सेल्स इन द सेंस टोटल सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, ओके। तो टोटल सेल्स डिवाइडेड माइनस सेल्स रिटर्न अगर करते हैं तो नेट सेल्स मिल जाएगा और नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल करेंगे तो हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो मिलेगा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो जो है वो उसका जो आंसर है वो टाइम्स में रहेगा, ओके, क्योंकि टर्नओवर है, ओके। ये जो रेशो है इक्विटी पर शेयर यहाँ पे तो कुछ नहीं, लेकिन जो डेटर्स टर्नओवर रेशो है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो है, इसका भी जो आंसर है वो टाइम्स में रहेगा क्योंकि टर्नओवर रेशो है, क्लियर। देन वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ पे जान तो लिया कि टर्नओवर डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल आएगा, लेकिन वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज अगर करते हैं तो हमें मिलता है वर्किंग कैपिटल, ओके, जिसे हम मराठी में खेड़ते भांडवल जिसे हम कहते हैं तो वो है वर्किंग कैपिटल, ओके। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, टर्नओवर मींस नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो इस तरह से जो बैलेंस शीट से रिलेटेड जो भी हमारे रेशोज थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। हर एक रेशो का अपना एक महत्व होता है, हर कंपनी में हर रेशो कैलकुलेट करना जरूरी होता है क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही दूसरा पार्ट है अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। तो अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट के लिए जो भी रेशोज हमने देखे, रेशोज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रेशोज रिलेटेड टू बैलेंस शीट, तो हर एक रेशो का अपना एक महत्व है जिसका यूज हर एक कंपनी में हर एक बिजनेस में किया जाता है। तो सारे रेशो अपने आप में एक यूनिक है और एक इम्पोर्टेंट है। आपको सारे रेशोज की प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूला याद करने हैं क्योंकि आपको जो एमसीक्यू टाइप आपका एग्जाम होगा, अभी तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपका जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा उस पे आपको हर एक तो आपको फॉर्मूलाज पूछे जा सकते हैं या फिर आपको एक छोटा प्रॉब्लम देके वो सॉल्व करने के लिए भी कहा जा सकता है
क्या पूछा जाएगा इसका चांस, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, इसका कोई भी हम जो चांस है वो देते नहीं आता, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब रेशोज रिलेटेड टू बैलेंस शीट जो है उसके हम 1-2 प्रॉब्लम लेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम मिलेंगे तो एक रेशोज रिलेटेड टू बैलेंस शीट का एक प्रॉब्लम लेके मिलेंगे। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।